मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शेरशाह सूरी को हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से आपको कोई नोट्स या कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम। शेरशाह सूरी का शासनकाल है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक है। ये दिल्ली का दूसरा अफगान वंश है। इससे पहले दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान वंश बैठा था जो लोदी वंश था, जिसके संस्थापक बहलोद लोदी थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। ये दूसरा अफगान वंश है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में, और डॉक्टर कानूनगो जो शेरशाह पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, उनके अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर बुक में 1472 ही मिलता है। और ये बैजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में है। इनका मूल नाम फरीद खान था, पिता का नाम हसन खान था। इनकी उपाधि थी शेर खान, हजरत अल्लाह, सुल्तान उल अदल या सुल्तान यादिल। शेरशाह का राज्याभिषेक 10 जून 1540 को आगरा में हुआ था। इसके दादा इब्राहिम खान सूर बहलोद लोदी के समय में अपने पुत्र हसन खां के साथ भारत आए और पंजाब के बजवाड़ा में अपना निवास बनाया। ये लोग अफगानिस्तान के निवासी से, इसीलिए इसको अफगान वंश भी कहा जाता है। शेरशाह का पिता हसन खान जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। शेर खां चंदेरी के युद्ध में, जो 1528 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। बहार खां लोहानी, इसका मोहम्मद शाह भी नाम था, की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दद्दू बेगम से विवाह कर लिया। 1529 ईस्वी में शेर खां महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु अफगान पराजित हो गए। ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ये बाबर का अंतिम युद्ध था। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया, जिससे चुनार पर इसका अधिकार हो गया और वहां से बहुत संपत्ति इसको प्राप्त हुई थी। शेर खां ने दोहरिया के युद्ध में, जो 1532 में हुआ था, महमूद लोदी का साथ दिया, केवल नामात्र का साथ दिया था, और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया था। 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि धारण किया, खुतवा पढ़ा, सिक्का चलवाया। ये बिहार में है चौसा, और यही चौसा के युद्ध में ही हुमायूं की जान एक निजाम नाम की भिश्ती ने बचाई थी, और बाद में जब हुमायूं दोबारा भारत का शासक बना तो निजाम को दिल्ली बुलाया और एक दिन के लिए उसको बादशाह बनाया था, और एक दिन में उसने एक चमड़े के सिक्के जारी किए थे। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर दूसरी बार अफगानों का कब्जा हुआ था। पहला बताए जो लोदी वंश है वो अफगान वंश है, दूसरा सूर वंश है जो अफगान वंश है। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगढ़ का किला बना। ये कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि रोहतासगढ़ का किला कौन बनाया, तो शेरशाह बनाया था। 1542 में मालवा को जीत लिया। मालवा का सूबेदार मल्लू खां था। 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के राजपूत शासक पुरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। यह घटना
उसके चरित्र पर काला धब्बा है, कलंक माना जाता है। रायसीन का अभियान शेरशाह के चरित्र पर कलंक है। इस घटना से शर्म से कुतुब खान ने आत्महत्या कर लिया था। 1544 में मारवाड़ अभियान किया। वहां का शासक मालदेव था और इसके ही जयता और कुपा ने, इसके जो सेनापति थे, अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी समय शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। 1545 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम आक्रमण कालिंजर पर था और यहाँ का शासक था कीरत सिंह, और इस अभियान में वो उक्का नामक हथियार चला रहा था और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जो गोला था वो दीवार से, दुर्ग की दीवार से टकरा के वापस आके वहीं पर फट गया जहाँ पर शेरशाह था, और चारों तरफ बारूद ही था। और शेरशाह के अंतिम शब्द थे, खुदा की दया और मेरी अंतिम इच्छा थी। जब उसको पता चला कि ये अस्पताल में भर्ती हो गया था और अपने सैनिकों से कहा कि नहीं, तुम लोग कालिंजर को जीतो, तो जब यह कालिंजर को जब जीत लिया तो ये इसको पता चला, तो उन्होंने कहा कि खुदा की दया और यह मेरी अंतिम इच्छा थी। और 12 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अथवा अमीर बंगला को नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले यह पद काजी फजीलात नामक व्यक्ति को दिया गया था। सबसे पहले अमीर बंगला काजी फजीलात को बनाया गया था। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह तो अपने प्रशासन के लिए ही जाना जाता है। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर का पूर्वगामी। शेरशाह ने प्रमुख 4 विभाग बनाए थे। दीवान वजारत, ये आय व्यय की देखभाल करता था, जिसके प्रधान को वजीर कहा जाता था। दूसरा था दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था, इसका प्रधान आरिज मुमालिक कहलाता था। तीसरा था दीवान रसालत, ये विदेश विभाग था और इसे दीवान मुहतसिब भी कहा जाता था। दीवान इंसा, यह सुल्तान का शाही सचिवालय था और शाही आदेशों को विभिन्न प्रांतों तक पहुंचाना इसका काम था। इसका प्रधान दबीर ए मुमालिक होता था। ये शाही पत्राचार विभाग भी इसको कहा जाता है। अन्य विभाग में है दीवान ए कजा, यह न्याय विभाग था, इसका प्रमुख जो होता था वो काजी होता था। दीवान ए बरीद ए गुप्तचर विभाग था और डाक व्यवस्था का भी काम यह देखता था। इसके प्रधान को बरीद ए ममालिक कहा जाता था। अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह के बारे में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के प्रशासन के बारे में जानकारी अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक तारीख ए शेरशाही में मिलती है। कानूनगो की पुस्तक है शेरशाह एंड हिज पीरियड। शेरशाह को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय भी कानूनगो को ही जाता है। कीन ने लिखा है कि इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला कि मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। स्मिथ ये लिखता है कि यदि शेरशाह कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल न आते। प्रांतीय प्रशासन। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबों को 19 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगला की नियुक्ति होती थी। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। सरकार। सरकार में 2 अधिकारी होते थे, एक सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। ये मुंसिफ ए मुंसिफान न्यायिक अधिकारी होता था। इसका काम था दीवानी मुकदमे का फैसला करना। परगना में एक सिकदार और एक मुंशी, एक फौजदार, 2 कारकुन होते थे।
होतदार खजांची का काम करता था और कारकुन हिसाब किताब करता था। गांव गांव में जो अधिकारी होते थे वो चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान, मुकद्दम मुखिया होता था। चौधरी मुखिया अपराधियों का पता लगाते थे, नहीं तो इन्हें भी दंड दिया जाता था। इसका जो विभाजन था, जैसे सूबा का विभाजन सरकार में होता था, सरकार का विभाजन परगना में होता था, परगना का विभाजन गांव में, यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। शेर शाह अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था से प्रभावित था। उसी की भांति घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का अनुसरण किया था। सैनिकों के वेतन जागीर के रूप में न देकर अधिकतर नगद दिया। 2 वर्ष के अंदर इसका स्थानांतरण सैनिकों का हो जाता था, ताकि एक जगह बहुत दिन तक रह जाएंगे तो उनका प्रभाव स्थापित हो जाता। न्याय व्यवस्था के बारे में शेर शाह प्रत्येक बुधवार को सोम न्याय करता था। इसके अलावा मुंसिफ, सिकदार, काजी, मीर अदल न्याय करते थे। भू राजस्व, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। मुल्तान, मलवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब में बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली लागू थी एवं कनकूत, नस्क या मुक्तई भी इसे कहते थे, प्रचलित थी। बटाई 3 प्रकार की होती थी उस समय: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। भूमि माप का कार्य अहमद खान ने किया था और गज सिकंदरी का प्रयोग किया था, जो 32 इंच या 39 अंगुल का होता था। और इस भूमि की जो पैमाइश होती थी वो सन की डंडी से भी होती थी। और भूमि माप बीघा में किया जाता। प्रत्येक बीघा जो होता था उसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज होता था। मुल्तान, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब में भूमि मापन नहीं हो पाया था। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। उपज का 1/3 भाग लगान लिया जाता था, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, क्योंकि मुल्तान से शेर शाह को विशेष लगाव था। भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों रूप में चुकाया जा सकता था, परंतु नगद को प्राथमिकता दी गई थी। इसके अतिरिक्त किसानों को जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे, जो भू राजस्व का क्रमशः 2.5% एवं 5% होता था। सरकार किसान को पट्टा देती थी। किसान कबूलियत पत्र द्वारा इसे स्वीकार करते थे, यानी पट्टा और कबूलियत शेर शाह के समय में चलता था। वर्ष में 2 बार लगान देना होता था। शेर शाह द्वारा प्रचलित तीनों प्रणालियों में जब्ती या जमई मापन पत्ती व्यवस्था किसानों में अधिक प्रिय थी। 2.5% अतिरिक्त कर लगाता था और अनाज के रूप में विपदा के समय में इस कर जो लगान अनाज के रूप में होता था उसको वितरित किया जाता था। न्याय व्यवस्था के बारे में अब्बास का शेरवानी ने कहा है कि शेर शाह के राज्य में एक जरासीर्ण वृद्धा एक अपने सिर पर स्वर्ण आभूषण भरे टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी भी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी व्यवस्था कठोर थी शेर शाह की। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। सड़कें, अनेक सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराया। 4 सड़कें प्रसिद्ध थी, जो सोनार गांव यानी बंगाल से दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब के अटक तक जाती थी। दूसरी आगरा से बुरहानपुर जाती थी। तीसरी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक थी और चौथा लाहौर से मुल्तान तक थी। पहली सड़क सबसे लंबी सड़क थी, जो सड़क ए आजम कही जाती थी। इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इसे ही ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा था। सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार वृक्ष लगवाए थे। सराय, शेर शाह ने 1700 सराय का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदू तथा मुस्लिमों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। प्रत्येक 4 मील की दूरी पर एक सराय होती थी। सरायों की देखभाल सिकदार नामक अधिकारी करता था। सरायों से शेर शाह डाक चौकियों का भी काम लेता था। यहाँ प्रत्येक सराय में 2 घोड़े होते थे। डॉक्टर के आर कानूनगो
इन सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। मुद्रा व्यवस्था, शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन शेरशाह ने चलाया था। इसके समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। स्मिथ ने कहा है कि शेरशाह के रुपया के बारे में लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह के समय का प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी था, जिसने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की। शेरशाह ने अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा विद्वानों के जीविकोपार्जन के प्रबंध के लिए एक दान विभाग का गठन किया था। लंगर की भी व्यवस्था की थी। पाटलिपुत्र को पटना नाम शेरशाह ने ही दिया था और कनौज में शेरसूर नामक नगर बसाया था और 1541 में पटना को शेरशाह ने प्रांतीय राजधानी भी बनाया था। बिहार के सासाराम में झील के बीच में ऊंचे चबूतरे पर अपना मकबरा बनवाया, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। कानूनगो ने कहा है कि वो बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। अब्बास खां शेरवानी ने बुद्धिमता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के काल में महदवी आंदोलन हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शेरशाह के उत्तराधिकारी, शेरशाह के 2 पुत्र थे। आदिम खां बड़ा था और जलाल खां छोटा था। जलाल खान ही इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो आदिल खां रणथंभौर में था और शेरशाह इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और जलाल खां रीवा में था और रीवा नजदीक है, इसलिए जल्दी कालिंजर पहुंच गया और 15 मई 1545 को अमीरों ने इसे सुल्तान बना दिया। प्रमुख विद्रोह, आजम हिमायू नियाजी का विद्रोह हुआ था। यह पंजाब का सूबेदार था। सुजात खां का विद्रोह हुआ था। यह सुजात खां मालवा का सूबेदार था। मेहदी मत का सर्वप्रथम प्रचारक सैयद मोहम्मद महदी, जो जौनपुर का निवासी था, इस्लाम की शुद्धता को पुनः प्रतिष्ठित करेगा ऐसा व्यक्ति आएगा, इस आंदोलन का वाक्य था। और शेख हसन, जो बयाना में रहता था और इस मत का अनुयायी था। शेख हलाई के नेतृत्व में इस मत को प्रसिद्धि मिली थी। शेख हलाई से इस्लाम शाह ने महदवी संप्रदाय त्यागने को कहा, नहीं किया तो कोड़े मारकर उसकी हत्या कर दी। नवंबर 1553 ईस्वी को इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई और उसके शव को सासाराम यानी बिहार लाया गया तथा उसके पिता शेर शाह के मकबरे के निकट दफनाया गया। इसने कानूनों को संहिताबद्ध किया था। प्रत्येक शुक्रवार को साम्राज्य के प्रत्येक जिले में दरबार लगाया जाता था, जहां इसकी आज्ञाएं पढ़कर सुनाई जाती थी। सूरवंश का ये अंतिम महान शासक था। इस्लाम शाह सूरवंश का अंतिम महान शासक इस्लाम शाह था और अब इस्लाम शाह के जो उत्तराधिकारी आए 1553 से 55 ईस्वी तक रहे। जैसे फिरोज खां, ये इस्लाम शाह का पुत्र था। यह 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई, लेकिन गद्दी पर बैठने के 3 दिन बाद ही उसका मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर गद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। फिरोज खां की हत्या कर मुबारिज खां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण कर गद्दी पर बैठा था। यह अदाली यानी अदाली का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध था और पखावज बजाने में सिद्धहस्त था। इसने हेमू नामक एक बनिया को संपूर्ण प्रशासन का भार सौंप दिया था। इसके समय में सूर साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया था। पहला सिकंदर शाह, पंजाब, दिल्ली और आगरा इसके अंदर में था। आदिल शाह चुनार से बिहार तक, इब्राहिम शाह दोआब और संभल का क्षेत्र था। इसके अधिकार में मोहम्मद शाह बंगाल में था और बाज बहादुर मालवा में यह स्वतंत्र अपने को घोषित कर लिया था। 12 मई 1555 मछीवाड़ा के युद्ध में तातार खां पराजित हो गए। इसके पराजय के बाद सिकंदर शाह स्वयं एवं विकास
विशाल सेना लेकर हुमायूं के विरुद्ध प्रस्थान किया और 22 जून 1555 में को सरहिंद नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर शाह पराजित हुआ और शिवालिक की पहाड़ियों में शरण ली। वहां से बंगाल गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं फिर से भारत में मुगल सत्ता को स्थापित कर लिया और हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ओके फ्रेंड, ये था शेर शाह और उसके उत्तराधिकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।